हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेटरी जो गैसियस ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रोसेस है और उसके पहले जो अ, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन का CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कैसे चेंज करता है अलग अलग पार्ट्स में, लंग्स में, आपके ब्लड वेसल्स में, हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर। तो वो क्यों चेंज होता है पार्शियल प्रेशर, और वो अलग अलग पार्ट पे उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, ये मैं समराइज कर रहा हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर में। इसका डिटेल मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, बट मैं एक समरी बता रहा हूँ कि हाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 fluctuates in the different body parts, like in your heart, in your artery, in your veins, in your capillaries. जैसे if you see this video lecture or this diagram, और कहीं से अगर आप स्टार्ट करें, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हार्ट ओनली, अगर मैं हार्ट से स्टार्ट करूं इस ब्लड के सर्कुलेशन को, तो उस ब्लड में किस जगह पर क्या प्रेशर होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो ये हमारा हार्ट है, मान लो, है ना, ये हमारा हार्ट है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप जानते हैं कि राइट एट्रिया हमारे हार्ट का वो चैम्बर है जो पूरे बॉडी का जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे रिसीव करता है, जो वेनस ब्लड आपके हार्ट में आता है। तो राइट एट्रिया रिसीव ऑल द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द एंटायर बॉडी पार्ट्स, और वो ब्लड, ये राइट एट्रिया का ब्लड है, वो राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड फिर पंप कहां पे होता है, ये क्या है बताओ, ये है पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसको, है ना। अब आप देखें कि इस पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड पंप हुआ है, उस पंप का बेसिक नेचर क्या है, उस ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो इस आर्टरी में अवेलेबल है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप कि इस ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना लिखा हुआ है, 40 mmHg। कितना लिखा हुआ है, 40 mmHg। ये क्या है, ये है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कहां पर, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, जो कहां जा रहा है, टुवर्ड्स लंग्स। और वहीं देखिए आप जो PCO2 का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 45 mmHg। ठीक है, ये कहां पे है, आर्टरी में। अब आपको पता है कि ये जो आर्टरी का ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड है, ये ब्लड कहां जाएगा, आपके लंग्स की तरफ। ये देखिए, अगर ये मान लो हमारा पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर है, तो आप जानते हैं हमारे लंग्स में जिसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे एल्वेलाई होता है, और ये एल्वेलाई फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करता है आपके ब्लड को, और आपके ब्लड से CO2 को बाहर निकालता है। तो यहाँ देखिए, अगर ये मान लो पूरा हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है, तो लंग्स के अंदर ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, अगर ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरी है, मतलब कैपिलरी ब्रांच कहते हैं आपके आर्टरियोल्स का, तो ये जो पल्मोनरी कैपिलरी है, इसका फंक्शन क्या है बताओ। जो ब्लड इसके थ्रू पास करेगा वो ब्लड अब एल्वेलाई के वॉल के कांटेक्ट में है, और एल्वेलाई का जो अब ऑक्सीजन है वो आपके कैपिलरी में आएगा, और जो कैपिलरी का CO2 है वो कहां पहुंचेगा, आपके, वो आपके एल्वेलाई में आएगा। तो यहां देखिए आप, एल्वेलर एयर जिसे कह रहे हैं आप, इस एल्वेलर एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना लिखा हुआ है, 104 mmHg, 104 mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना लिखा हुआ है, 40 mmHg। समझ में आ रहा है। और ये जो एल्वेलाई का एयर आप देख रहे हो, ये आया कहां से, एटमॉस्फेयर से आया है। वाइल इंस्पायरेशन, ये तो एटमॉस्फेयर से आया है, और एटमॉस्फेयर में आप देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 159 mmHg, और PCO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, नियरली 0.3, 0.3, ये देखो 0.3 mmHg कहता है। देखो ये जो वैल्यू है कितना बताओ, 0.3 mmHg होता है। ये CO2 का पार्शियल प्रेशर है, कहां पर, एटमॉस्फेरिक एयर में, जो एयर आपने इंस्पायर किया है। क्वेश्चन यहां पर ये है कि एटमॉस्फेरिक एयर का जो वैल्यू था वो अलग है, और वो एयर जब आपके एल्वेलाई में आया तो उसका प्रेशर चेंज हो गया। कारण क्या है इसका, एक तो रीजन है कि आपके पूरे ट्रैकियल रूट पे, आपके पूरे ट्रैकियल मतलब रेस्पिरेटरी ट्यूब में
जो ह्यूमिडिफिकेशन का काम होता है, ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से भी ये प्रेशर चेंज आता है। और दूसरा, जो एयर पहले से आपके एल्वेलाई में प्रेजेंट है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये प्रेशर क्या होता है बताओ, चेंज कर जाता है। ऑक्सीजन पहुंच गया 104 पे और CO2 पहुंच गया 40 mmSg पे, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एल्वियोलर एयर कहते हैं इसको, क्लियर। अब इस एयर का एक एक्सचेंज प्रोसेस है। एल्वेलाई का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, CO2 का, अब ये जो डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है कैपिलरी में और एल्वेलाई के एयर में, उसकी वजह से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज। और ये आप जानते हैं कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गैसियस एक्सचेंज, इट ऑलवेज अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। डिफ्यूजन जो होगा वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। तो यहां देखो 4 mmSg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और जो ब्लड इसमें था उसमें PO2 कितना था, 40 mmSg। तो बहुत फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई होगा आपके कैपिलरी के अंदर जो लंग्स में है। और CO2 कहां है बताओ, यहां पर ये 45 है और यहां CO2 कितना है, 40। तो CO2 कहां पहुंचेगा आपके एल्वेलाई में, कहां से, आपके पल्मोनरी कैपिलरी से। लेकिन याद रखिएगा, जो भी ब्लड इस आर्टरी से आपके लंग्स में आ रहा है वो सारा ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी में एंटर नहीं करता। कुछ ब्लड ब्रोंकियल सर्कुलेशन के थ्रू ये लंग्स के डीपर टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है, देखो। और उसके थ्रू भी कुछ ब्लड पास करता है, देखो यहां से, तो कुछ ब्लड यहां से पास कर रहा है। और इस ब्लड का तो पार्शियल प्रेशर जो अगर देखें, अगर आप जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो तो अभी भी 40 पे ही है, तो इसमें तो एक्सचेंज का पार्ट होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वो ब्लड जो लंग्स के डीप टिश्यूज को रीच कर रहा है ब्रोंकियल सर्कुलेशन के थ्रू, और जिसमें एक्सचेंज नहीं हुआ या जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का एंट्री नहीं हुआ आपके कैपिलरी से, वो ब्लड हमारा क्या बताओ, इसको सेंटेड ब्लड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेंटेड ब्लड, जिसका कॉन्टेक्ट आपके एल्वेलाई के साथ नहीं है, तो इसमें एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो ये तो एज सच आपके लंग से बाहर निकलेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों ब्लड, जो ब्लड इस कैपिलरी से निकल रहा है और जो इस रास्ते से सेंटेड ब्लड के थ्रू आपके कहां पे आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स में, कहां पहुंचा, इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन्स। अब जब ये दोनों ब्लड मिलेगा वापस, तो अब देखो यहां हुआ क्या, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बताओ। देखो टर्म यूज कर रहे हैं, वेनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड कहा जाता है। जो ब्लड यहां से आ रहा है, मतलब इस वाले पार्ट से आर्टरी के थ्रू जो लंग्स में गया, लेकिन वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और जो ब्लड आपके कैपिलरी से निकल रहा है, पल्मोनरी कैपिलरी से, जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों ब्लड यहां पे मिक्सअप होते हैं इस वाले पार्ट पे। तो हमने वर्ड क्या यूज किया, वेनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड कहते हैं इसको। और इसकी वजह से अगर आप देखें कि एल्वेलाई का अगर प्रॉपर 100% अगर एक्सचेंज होता तो यहां का प्रेशर भी 104 पे आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। एडमिक्सचर की वजह से इस वेन के अंदर जो ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है लेफ्ट एट्रिया की तरफ, उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहां पहुंच गया, देखो 95 mmSg पे, बिकॉज ऑफ दैट वेनस एडमिक्सचर ऑफ ब्लड, ठीक है। और जो CO2 का लेवल था वो वापस कहां पहुंच गया, PCO2 यहां कहां पहुंच गया, देखो क्योंकि CO2 निकलेगा आपके कैपिलरी से, तो CO2 वापस कहां आ गया, 40 mmSg पे। समझ में आ रहा है। और तो कहने का मतलब यह है कि इस ब्लड का फ्लो कहां हो रहा है, लेफ्ट एट्रिया में, जिसमें PO2 कितना है, 95 mmSg, और PCO2 कितना है, 40 mmSg। थ्रू द पल्मोनरी वेन्स ये जो ब्लड है वो कहां पहुंचेगा, आपके लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये फिर देखो ये ब्लड पंप हुआ किसमें बताओ, सिस्टमिक आयोटा में, जो हमारा सिस्टमिक आर्टरी है, आयोटा है, वहां से ये ब्लड अब कहां पहुंचेगा आपके, देखो टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज के अंदर आप जानते हैं कैपिलरी होता है, उस कैपिलरी को क्या कहते हैं, सिस्टमिक कैपिलरी। क्या कहते हैं इसको, सिस्टमिक कैपिलरी कहा जाता है, देखो सिस्टमिक कैपिलरी कहते हैं। और इस कैपिलरी का काम है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैस, किसके साथ, टिश्यू फ्लूइड के साथ। देखो अब ये मान लो पूरा हमारा एक, ये पूरा मैंने कहा कि ये बॉडी टिश्यूज का ही पार्ट है, जिसमें
क्या क्या है बताओ? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, देखो ये फ्लूइड है पूरे पार्ट में, और फ्लूइड के बीच में हमारे सेल्स का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप देखिए, तो ये तो कैपिलरी है, सिस्टमिक कैपिलरी है, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अभी भी 95 ही होगा, और PCO2 कितना होगा? 40, है ना? और आप यहां देखो, इस ऑक्सीजन का जो ये, अब ये ब्लड जो इस आयोटा से होता हुआ आपके कैपिलरी में जा रहा है, इस कैपिलरी का एक्सचेंज किसके साथ होता है बताओ? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ, जो सेल्स के बाहर होता है। और उस फ्लूइड का PO2 कितना है? 40 mmHg, और PCO2 कितना है? 45 mmHg। तो क्या होगा बताओ? यहां पर PO2 40 है, यहां PO2 95 है, तो इस कैपिलरी से ब्लड पहले कहां पहुंचेगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और CO2 आप देखिए, जो CO2 यहां से बाहर निकल रहा है सेल से, यहां पर CO2 अगर कितना है बताओ? देखो यहां CO2 कितना है? 45, और यहां CO2 कितना है? 40। तो CO2 कहां पहुंचेगा आपके? वापस कैपिलरी में। और ये CO2 जो CO2 रिच ब्लड है, वो वापस कहां पहुंचेगा? आपका सिस्टमिक वेन की तरफ। अब यहां देखिए, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स में जो इंट्रासेलुलर PO2 होता है, सेल्स के अंदर का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना है? ये रेंज है देखो, 5 mmHg से 40 mmHg के बीच में है, और ऑन एन एवरेज ये 23 mmHg के आसपास होता है। तो अगर ये 5 से 40 के बीच में है, और यहां देखो, अगर आप देखें कि PO2 40 mmHg देख रहे हो आप, तो अगर एवरेज आप 23 लेते हैं आप, तो अगर सी बात है कि अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो एयर है, जो ऑक्सीजन है उसका, वो कहां पहुंचेगा? आपके सेल्स के अंदर। मतलब ये कंफर्म है कि सेल्स के अंदर का PO2 हमेशा आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के PO2 से क्या होगा? कम होगा। तभी तो आप ग्रेडियंट की बात करेंगे, तभी तो एक्सचेंज की बात करेंगे हम। मतलब ये है कि कैपिलरी से ऑक्सीजन पहले कहां गया? आपके टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड का ऑक्सीजन कहां गया? आपके सेल्स के अंदर। सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया, ग्लूकोज को उसने बर्न किया, और क्या बनाया? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। और ये CO2 फिर कहां पहुंचा? आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और कहां पहुंचा? आपके कैपिलरीज के अंदर, और वो वापस कहां चला गया? आपके सिस्टमिक वेन के अंदर। तो इस वेन में वापस PO2 कहां पहुंच गया? देखो, मतलब यहां 95 था, तो ऑक्सीजन यूज किया किसने? आपके सेल्स ने। तो प्रेशर वापस कहां पहुंच गया? देखो यहां 40, और आपके सेल्स ने फ्रेश CO2 ऐड किया आपके ब्लड वेसल्स को, तो CO2 कहां पहुंच गया वापस? देखो 45 mmHg पे। और देखिए यहां पर आपके सेल्स में PCO2 का वैल्यू कितना है? 46 mmHg, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये कितना है? 45। देखो एक का डिफरेंस है, 1 mmHg का डिफरेंस है, फिर भी बल्क में CO2 आपके कैपिलरी में ऐड होता है। सेल्स का CO2 कहां पहुंचता है? आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद आपके ब्लड में। वजह क्या है कि CO2 का जो कहते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी है, जो सॉल्बिलिटी होता है, ये ऑक्सीजन से काफी ज्यादा होता है, लगभग 20 to 25 टाइम्स। क्या कहते हैं बताओ? CO2 का सॉल्बिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा CO2 के लिए, तो काफी ज्यादा अमाउंट में CO2 डिसॉल्व करेगा आपके ब्लड के अंदर। तो CO2 का जो सॉल्बिलिटी है आपके ब्लड में, ये ऑक्सीजन से लगभग 20 से 25 टाइम्स ज्यादा होता है। तो स्मॉल प्रेशर चेंज, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस ऑफ PCO2 बिटवीन टू कंपोनेंट रिजल्ट्स इन रैपिड ट्रांसफर ऑफ CO2 इन द ब्लड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CO2 का अमाउंट हमेशा हमारे ब्लड में, चाहे वो आर्टरी की बात करें, चाहे हम वेन्स की बात करें, CO2 का अमाउंट हमेशा आपके ब्लड में ऑक्सीजन से क्या होता है? ज्यादा होता है। और किसी भी सेल्स में जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है, वो सेल्स कितना ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, या हम ये कहें कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है आपके सेल्स की तरफ, उसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो सेल्स किस रेट से ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, और दूसरा आपका हार्ट कितना तेज से, कितने फ्लो के साथ, या कितने रैपिडली ये ऑक्सीजन को, ब्लड को पंप कर रहा है आपके आर्टरी की तरफ। समझ में आ रहा है? और देखो, तो ये ब्लड वापस कहां पहुंच गया? आपके राइट आर्टरिया में। तो ये तो पूरा एक सर्कल है, ये पूरा एक साइकिल है जो आपकी बॉडी में मूव करता रहता है, चलता रहता है। और अकॉर्डिंगली कहते हैं आपका जो
ब्लड है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आप कहते हैं जो हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी में होता है, याद रखिएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ये लगभग 30 टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी ब्लड में बहुत ज्यादा है नहीं, तो फिजिकल फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में ऑक्सीजन का ज्यादा ट्रांसपोर्ट पॉसिबल भी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ब्लड का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है वो 30 टाइम्स तक क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ रहा है? और देखिए यहां पर अगर आप सैचुरेशन की बात करेंगे हम कि कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है किस पॉइंट पे, तो यहां देखिए ये जो ये जो पल्मोनरी वेन देख रहे हैं जो आपके लंग से अभी बाहर आया है, इस पल्मोनरी वेन में जो HbO2 है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो कितना है बताओ, 98%। मतलब 98% जो आपका ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सैचुरेशन कहते हैं। आज हीमोग्लोबिन इज 98% सैचुरेटेड, मतलब 98% जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है या ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड का 98% वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सैचुरेशन कितना बताओ, 98%। अब देखो सेम ये ब्लड यहां से निकलता हुआ देखो जिस जगह पे आ रहा है ऐसे जा रहा है, यहां भी सैचुरेशन वही 98% है। लेकिन आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद ऑक्सीजन को ये क्या करेगा बताओ, सेल्स यूज करेगा। तो ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। जैसे अगर आप देखें इसे लॉज ऑफ मास एक्शन कहा जाता है एक्चुअली, कि जब दो रिएक्टेंट हो, जैसे यहां हीमोग्लोबिन है, देखो इस पॉइंट पे लंग्स में क्या हो रहा है, कैपिलरी में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और वो Hb से कंबाइन कर रहा है। तो इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, देखो हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उस पॉइंट पे बढ़ता जा रहा है। तो लॉज ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर आप दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिजल्ट क्या है उसका, वो जो रिएक्शन शिफ्ट करता है वो अपोजिट साइड में होता है ना। तो देखिए अगर आप Hb तो फिक्स है हमारे ब्लड में ना, तो ऑक्सीजन अगर बढ़ेगा आपके कैपिलरी के अंदर तो ये किधर की तरफ जाएगा, HbO2 को बनाएगा ये। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया, इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो तो कह सकते हैं आप कि लंग्स के लेवल पे HbO2 का फॉर्मेशन पॉसिबल है, बिकॉज O2 का लेवल बढ़ता जा रहा है और केमिस्ट्री में जो लॉज ऑफ मास एक्शन कहते हैं उसके वजह से भी आप कह सकते हो कि HbO2 का अमाउंट बढ़ेगा इस पॉइंट पे नहीं। और फिर देखिए अगर आप सिस्टमिक कैपिलरी की बात करें, देखो इस पॉइंट पे यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये वाला रिएक्शन देखिए। अगर आपके कैपिलरी से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, अगर आपके कैपिलरी से ऑक्सीजन बाहर आ रहा है मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट रहा है वहां पर, और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटेगा तो फिर आप फिर से वही लॉज ऑफ मास एक्शन देखिए कि HbO2 का अब जो यहां क्या होगा, डिसोसिएशन। क्योंकि अगर ये घट रहा है तो अब रिएक्शन तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा ना, तो HbO2 यहां क्या करेगा बताओ, डिसोसिएट करेगा और क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन फिर कहां पहुंचेगा, आपके सेल्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये है कि लंग्स के लेवल पे HbO2 का फॉर्मेशन ज्यादा पॉसिबल है, रिवर्स रिएक्शन यहां काफी स्लो है। देखो मतलब HbO2 के ब्रेक होने का जो पॉसिबिलिटी है या जो उसके चांसेस हैं काफी कम है। और इस पॉइंट पर देखो आप देखिए कि HbO2 के बनने का चांस काफी कम है और HbO2 का टूटने का चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि रिएक्शन तो रिवर्सिबल होता है। तो टिश्यूज कैपिलरी के पास HbO2 क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, और पल्मोनरी कैपिलरी में HbO2 का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? और मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि आपके सेल्स में जो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन है ये वेरिएबल है। जो सेल्स ज्यादा एक्टिव है उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो सेल्स ज्यादा एक्टिव नहीं है उसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो वेरिएबल रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का, और अकॉर्डिंगली जो HbO2 का डिसोसिएशन जो होगा वो डिफरेंट टिश्यूज के पास डिफरेंट तरीके से होता है।
जहां पर जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि इस सेल्स का देखो कितना बड़ा रेंज है PO2 का, देखो 5 से 40 है। तो अगर मान लो किसी सेल्स में केवल 20 mmHg PO2 होगा और यहां अगर 95 है तो उसमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। और जहां पर 40 होगा ऑब्वियसली बात है उसमें उतना फास्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा। और 20 mmHg क्यों हुआ? क्योंकि वो सेल्स काफी इफेक्टिवली उस ऑक्सीजन को यूज कर पा रहा है। और ये होता है आपके बॉडी के जो मसल्स वगैरह होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एक्टिविटी होता है, वैसे सेल्स में एट ए टाइम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये जो ऑक्सीजन है ये आपके ब्लड में अवेलेबल होता है ना? और जब जरूरत पड़ेगा तो आपके HbO2 का डिसोसिएशन ज्यादा होगा और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आपके सेल्स को सप्लाई किया जाएगा। सही है। और मैंने शायद बताया भी था आपको कि अगर आप देखें कि अगर ये 98% सैचुरेशन यहां देख रहे हैं आप और यहां पर कितना बताओ, अगर आप देखो HbO2 का सैचुरेशन इस पॉइंट पे जो ब्लड इसमें से आ रहा है, देखो आप देखिए यहां पर जो सैचुरेशन होता है Hb का ये केवल होता है कितना, जो HbO2 का सैचुरेशन यहां पर अवेलेबल है ये कितना है, केवल 75%। कहने का मतलब ये है कि लगभग 25% के पास, लगभग 25% के पास जो ऑक्सीजन है ये आपके बॉडी टिश्यूज में यूज हो गया रेस्टिंग स्टेज में। तो अप्रोक्सीमेटली 75% अभी भी HbO2 आपके वेन्स में, सिस्टमिक वेन में क्या बताओ प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पूरी तरह से ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया। वी कैन यूज ओनली 25% ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबल इन आवर artery in the systemic capillary in the resting stage, but as per the requirement मैंने कहा कि जब आपकी एक्टिविटी ज्यादा होगी तो आपके सेल्स में ऑक्सीजन का यूज क्या होगा ज्यादा, तो उसके हिसाब से ये जो HbO2 का सैचुरेशन है वो क्या होगा वहां पर डिक्रीज कर जाएगा। जैसे अगर यहाँ 75% लिखा हुआ है, अगर ये HbO2 यहाँ 50% हो जाए मतलब क्या हुआ कि लगभग 50% ऑक्सीजन को किसने यूज कर लिया, आपके सेल्स ने। तो ब्लड तो हमेशा आपके, ऑक्सीजन तो हमेशा आपके ब्लड में रिजर्व में अवेलेबल रहता है और एज पर द रिक्वायरमेंट हम उस ऑक्सीजन को बॉडी में यूज करते हैं। तो ये एक समरी है कि कैसे पार्शियल प्रेशर जो हमारा होता है वो चेंज करता है अलग अलग पॉइंट पे, और ये आपको याद भी करना पड़ेगा कि कहां पर क्या पार्शियल प्रेशर होता है। तो बेसिकली मैं अगर आपको बिल्कुल इसको और छोटा समराइज कर दूं तो आपको देखना क्या है कि एटमॉस्फेयर में क्या पार्शियल प्रेशर है CO2 का और O2 का। फिर एल्वुलर एयर में क्या होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का और O2 का। फिर आपको देखना है कहां बताओ, फिर देखना है आपके यहां देखो जो आपका सिस्टमिक वेन होता है, इस वेन में PO2 का और PCO2 का प्रेशर क्या होता है। और दो जगह और भी है, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो सेल्स के बाहर होता है और एक सेल्स के अंदर जिसको इंट्रा सेलुलर PO2 या PCO2 कहा जाता है। और ये सब कुछ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हो गया देखो एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में, दूसरा हो गया एल्वुलर एयर के बारे में, थर्ड हो गया देखो ये आपके वेन्स में कितना होता है सिस्टमिक वेन में, फोर्थ हो गया आपके इंट्रा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इट इज नॉट, इट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, इसको ECF भी कह देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह देते हैं। और जो सेल्स के अंदर का PO2 और PCO2 है, PO2 एंड PCO2, इंट्रा सेलुलर PO2 एंड PCO2, तो ये पॉइंट आपका हो गया देखो फिफ्थ। तो try to remember all these pressure in your different component of the respiratory system.